हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 1 एज आई हैव प्रॉमिस्ड। अब इन डेप्थ एनालिसिस जो है हाइलाइट्स के बाद चैप्टर्स की शुरू हो रही है। तो सबसे पहले की हाइलाइट्स तो हम रिवाइज करेंगे, साथ के साथ चैप्टर्स को भी इन डेप्थ देखेंगे। तो फर्स्ट की हाईलाइट है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसने जो ग्लोबल ग्रोथ है उसकी फोरकास्ट जो है 3.5% से लेकर के 2.9% तक बोल दिया 2024 में। ठीक है, तो पहले 2022 में ग्लोबल जो फोरकास्ट थी, ठीक है, ग्रोथ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा वो 3.5% थी, लेकिन अब 2024 में 2.9% रख दी गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन रिलीज़ करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। नेक्स्ट है कि एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7.3% फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2024। ठीक है, तो बोलने की जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो 7.3% की दर से मार्च 2024 तक ग्रो करेगी, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रियल GDP ऑफ इंडिया एट कांस्टेंट दैट इज़ 2011-12 प्राइसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज एस्टिमेटेड एट 171.79 लाख करोड़ रुपीज़ एज अगेंस्ट अ प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ GDP ऑफ रुपीज़ 160.06 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, तो बोला कि जो रियल GDP इंडिया की एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, रियल GDP हमेशा कांस्टेंट प्राइसेस भी होती है और वो बेस ईयर 2011-12। तो रियल GDP जो है इंडिया की कांस्टेंट प्राइसेस के फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को 23-24 के लिए वो कितनी एस्टिमेट की गई है? 171.79 लाख करोड़। ठीक है, कितनी? 171.79 लाख करोड़, जो कि प्रोविजनल एस्टिमेट किया गया था GDP का कब? फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 160.06 लाख करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, तो 2022-23 में कितना था? 160.06 लाख करोड़ रुपया, और 2023-24 में कितना एस्टिमेट किया है रियल GDP को? 171.79 लाख करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है कि द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर टू द ग्रोथ रेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 आर कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग। ठीक है, तो कौन कौन से सेक्टर जो हैं जिन्होंने 2023-24 में जो है ग्रोथ रेट पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है? कौन से सेक्टर्स हैं? तो वो हैं कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ठीक है, और माइनिंग एंड क्वेरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर कैपिटा नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एट करंट प्राइसेस इज एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 1,85,854 इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, तो जो इंडिया की पर कैपिटा नेशनल इनकम है करंट प्राइसेस पे, ठीक है, 2023-24 के लेवल पे, उसको कितना एस्टिमेट किया गया है? 1,85,854। ठीक है, 1,85,854। ठीक है, तो ये पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है इंडिया की करंट प्राइसेस पे कितनी है? पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम करंट प्राइसेस पे इंडिया की 2023-24 में 1,85,854। नेक्स्ट पॉइंट है कि द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एट करंट प्राइसेस is estimated at rupees 1,91,728 crores in 22-23 as against 1,72,162 crore in second revised estimates in 21-22 showing an increase of 11.4% during the year। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो हिमाचल का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है, करंट प्राइसेस पे कितना एस्टिमेट किया गया है? 1,91,728 करोड़ 2022-23 के लिए, जो कि 2021-22 में कितना एस्टिमेट किया गया था? 1,72,162 करोड़। ठीक है, वो भी 2021-22 के सेकंड रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में। तो कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है GSDP में? 11.4% का ग्रोथ का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, एट करंट प्राइसेस, ठीक है, फ्रॉम 2021-22 से 2022-23 के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि GSDP एट कॉन्स्टेंट 2011-12 प्राइसेस फॉर हिमाचल प्रदेश इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 इज एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 1,33,372 crore as against 1,24,770 crore in 21-22, registering a growth of 6.9% during the year as against growth rate of 7.6% for the previous year। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो हमने पहले इस पॉइंट से पहले हमने GSDP पढ़ी एट करंट प्राइसेस, अब ये GSDP क्या है? कांस्टेंट प्राइसेस है हिमाचल प्रदेश की। तो क्या बोल GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस जो है हिमाचल प्रदेश के 2022-23 के लिए कितनी एस्टिमेट की गई है? 1,33,372 करोड़ रुपए, जो कि 2021-22 के सेकंड रिवाइज एस्टिमेट्स में 1,24,770 करोड़ रुपया एस्टिमेट की गई थी। ठीक है, तो GSDP कांस्टेंट प्राइस के 2011-22 के लेवल पे 2022-23 पे कितनी है इंडिया की, कितनी है हिमाचल की? 6.9% की
हुई है ग्रोथ रेट, ठीक है, जबकि प्रीवियस ईयर जो 7.6% की ग्रोथ हुई थी, ठीक है। तो 2022-23 में कितनी है ग्रोथ? 6.9%। और 2021-22 में कितनी? 7.6%। अब नेक्स्ट है कि द ग्रोथ ऑफ 6.9% इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू 5.7% ग्रोथ इन द प्राइमरी सेक्टर, 5.1% ग्रोथ इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड 10.4% ग्रोथ इन द टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो ग्रोथ है 6.9% की 2022-23 में, वो मेनली हम किन किन सेक्टर्स को एट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 सेक्टर्स होते हैं, उनको एट्रीब्यूट करते हैं। तो 6.9% की ग्रोथ है, वो उनमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? टर्शियरी सेक्टर का सबसे कंट्रीब्यूशन है 10.4% का। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आता है 5.7% का, और सबसे कम कंट्रीब्यूशन आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 5.1% ग्रोथ रेट, ठीक है। तो 2022-23 में जो ग्रोथ है वो 6.9% है एट नॉट, ठीक है, एट नॉट करंट प्राइसेस बट एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ 6.9% ग्रोथ, ठीक है। 2022-23 की कांस्टेंट प्राइसेस की जो ग्रोथ है उसमें सबसे कम कंट्रीब्यूशन किसका है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 5.1%। उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? प्राइमरी सेक्टर का 5.7%, और सबसे ज़्यादा है टर्शियरी सेक्टर का 10.4%, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अब यहाँ से देखो हाईलाइट्स खत्म हो गई, अब यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है इन डेप्थ में जा रहे हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक November 2023 ग्लोबल ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू बी 2.9% इन 23 विच विल वीकन टू 2.7% इन 2024, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसने क्या बोला? उसने बोला कि नवंबर 2023 में जो ग्लोबल की ग्रोथ है उसको कितना प्रोजेक्ट किया गया है? 2.9%, जो कि 2024 में घटकर 2.7% हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं कि इन्फ्लेशन एज इन्फ्लेशन अबेट्स फर्दर एंड रियल इनकम स्ट्रेंथन द वर्ल्ड इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 3% इन 2025, ठीक है। तो बोलते हैं कि जैसे इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन महंगाई जैसे जैसे कम होती रहेगी, ठीक है, जैसे वो कमज़ोर पड़ेगी, वैसे वैसे जो रियल इनकम जो है वो लोगों की वर्ल्ड इकोनॉमी की वो स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे 2025 में जो वर्ल्ड की ग्रोथ है इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग वो 3% बोली गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोलते हैं ग्लोबल ग्रोथ रिमेन्स हाईली डिपेंडेंट ऑन फास्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो अभी भी रिमेन्स का मतलब अभी भी जो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करती है? फास्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज़, जैसे कि इंडिया हो गई, चाइना हो गई, ठीक है, ये फास्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज़ हैं। अभी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल पॉइंट है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ग्लोबल इकोनॉमिक और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन करता है रिलीज़? IMF। अभी पीछे पढ़ा हमने हाईलाइट्स में, ठीक है। तो ये जो है इंडिया 2022, 23, 24 का चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। एजेंसी कौन सी है? IMF, वर्ल्ड बैंक और OECD, ये टेबल बनाया हुआ है। तो इस टेबल में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी एजेंसी जो है किस सन में इंडिया की जो है क्या ग्रोथ बोलती है, ठीक है। तो सबसे पहले एजेंसी आई है IMF, ठीक है। तो IMF 2022 में इंडिया की ग्रोथ रेट जो है, देखो IMF, वर्ल्ड बैंक और OECD ये तीनों इंडिया की 2022 में 7.2 की ग्रोथ रेट बोलते हैं। 2023 में देखना आप एंड में 3 है, ठीक है। 2022 में 2 है, तो यहाँ पे 7.2, यहाँ पे 3 है तो 6.3, ठीक है। इससे हम याद रख सकते हैं कि तीनों ने जो है 6.3, 6.3, 6.3 बोली है 2023 में, और IMF, वर्ल्ड बैंक और OECD ने, और 2022 में 7.2, 7.2, 7.2, ठीक है। और 2024 में जो है IMF, वर्ल्ड बैंक और OECD की एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो IMF ने वही 6.3 ही रखा हुआ कंटिन्यू, ठीक है। अब जो वर्ल्ड बैंक है उसने 1 पॉइंट बढ़ा दिया, 6.3 से 6.4 कर दिया, जबकि OECD 2024 में क्या करता है? देखो वर्ल्ड बैंक ने 4 को फॉलो करा, 6.4, ठीक है। और OECD ने कितना करा? 6.1। OECD ने जो दर है वो गिरा दी है, ठीक है। तो ये हम याद रख सकते हैं कि जो एजेंसी है IMF उसने इंडिया की 2024 में ग्रोथ रेट कितनी बोली है? 6.3%, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कितनी बोली है? 6.4%। OECD ने बोली 6.1%, ठीक है। और 2023 में तीनों ने 6.3 बोली थी, और 2022 में तीनों ने 7.2 बोली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि फॉर इंडिया
growth varies between 6.1% and 6.4%, which is higher as compared to the world economy as well as China's economy। ठीक है, तो 6.1 और 6.4 का डाटा कहाँ से लिया है? OECD, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो 6.1 कौन बोलता है? OECD। 6.4 कौन बोलता है? वर्ल्ड बैंक। और 6.3 IMF। अब बोलते हैं कि इंडियाज स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज पाइवटल फॉर इट्स एम्बिशन टू अचीव to become a key player in the global supply chains and become a $5 trillion economy by the end of 2025। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है हिमाचल प्रदेश का कि जो इंडिया का स्ट्रेटजिक फोकस किस में है इस टाइम, जो है लॉजिस्टिक की कॉस्ट को कम करने में। ठीक है, लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होगी? सामान को जैसे हमारे ट्रक आते हैं ना, फल सब्जियाँ ये वो जितना सामान ट्रकों के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को जो है स्ट्रेटेजिकली इंडिया जो है रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके। ठीक है, बहुत सारे रोड्स कॉरिडोर्स बना करके, न्यू रेल लाइन्स बना करके। ठीक है, इससे इंडिया को जो है 2025 के अंत तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में बहुत अच्छी पुश मिलेगा, सहायता मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि विद एन आई ऑन द फ्यूचर द कंट्री एम्स टू अचीव डेवलप्ड इकोनॉमिक स्टेटस बाय 2047, डेमोस्ट्रेटिंग ए क्लियर ट्रैजेक्टरी टुवर्ड्स सस्टेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडिया ने क्या टारगेट सेट किया हुआ है कि हम लोग इंडिया को कब तक डेवलप इकोनॉमिक स्टेटस पहुंचाएंगे? 2047 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि अ र्यूटर रिपोर्ट नोट्स दैट इंडिया इज नाउ रीचिंग द पाइवटल फेज ऑफ द एस कर्व कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिग्निफिकेंट acceleration in urbanization, industrialization, household incomes and energy consumption. This phase typically spans several decades marked by rapid growth in these key factors। ठीक है, तो र्यूटर की रिपोर्ट क्या बोलती है कि इंडिया जो है एस कर्व की तरफ जा रही है, और एस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं कि इसमें जो होती है एक्सेलरेशन होती है अर्बनाइजेशन की। ठीक है, अर्बनाइजेशन बहुत जल्दी से होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी से होगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लेंगी, हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज़ होगी और एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये जो एस कर्व का जो होता है ये काफ़ी डिकेड्स तक चलता है। ठीक है, एस कर्व काफ़ी, इसका स्पैन काफ़ी डिकेड्स तक चलता है, और जो एस कर्व होता है इट इज़ मार्क्ड बाय रैपिड ग्रोथ। ठीक है, और रैपिड ग्रोथ इन द अबव की फैक्टर्स। कौन से की फैक्टर्स में ये जो है एस कर्व रैपिड ग्रोथ को सिग्निफाई करता है? वो होते हैं अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउस होल्ड इनकम एंड एनर्जी कंजप्शन। नेक्स्ट है विद GDP ऑफ $3.75 ट्रिलियन, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया इस टाइम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में, और कितनी है GDP इंडिया की? $3.75 ट्रिलियन US। ठीक है, द पर कैपिटा इनकम एज पर गवर्नमेंट डाटा वॉज ₹98,374 इन 22-23, अप्रॉक्सीमेटली $1,183 इन रियल टर्म्स। ठीक है, तो जो पर कैपिटा इनकम की कितनी है गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया की 2022-23 में? 98,374। ठीक है, जो कि $, के टर्म्स में कितनी बनी? 1183। फर्दर द इंडियन इकॉनमी इज़ ऑन द ट्रैक टू हिट 5 ट्रिलियन बाय 2027। ठीक है, तो इंडियन इकॉनमी जो है वो 5 ट्रिलियन इकॉनमी जो 2027 तक तो बन ही जाएगी। ठीक है, ट्रैक पे है, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर एंड द कंट्रीज डेमोग्राफिक एडवांटेज एज पर द RBI। ठीक है, तो RBI का डाटा ये डाटा ये RBI का डाटा क्या बोलता है कि 2027 तक इंडिया जो है वो ट्रैक पे है 5 ट्रिलियन इकॉनमी के बनने में। ठीक है, और इसको स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करेगा? फाइनेंशियल सेक्टर और जो कंट्री का डेमोग्राफिक एडवांटेज है। डेमोग्राफिक मतलब कि यंग पॉपुलेशन जो भी होगी, वर्किंग पॉपुलेशन होगी। ठीक है, जबकि हमने ऊपर क्या पढ़ा? ऊपर हमने पढ़ा कि इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन इकॉनमी बाय एंड तक 2025 तक बनेगी। ठीक है, तो इसमें जो लॉजिस्टिक का जो है एक बहुत अहम रोल रहेगा। अब नेक्स्ट है कि ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकॉनमी सेक्टर वाइज। ठीक है, तो 3 सेक्टर दिए हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो 2021-22, 22-23 और 23-24 ये 3 साल दिए हुए हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर का जो है सबसे पहले हम करंट ईयर का देखेंगे, 2023-24 का देखेंगे कि क्या रहा। तो प्राइमरी सेक्टर जो है 2.6 की स्पीड से ग्रोथ किया है, सेकेंडरी सेक्टर 7.9 और टर्शियरी सेक्टर 7.7। ठीक है, तो अगर हम इंडियन इकॉनमी का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ किस में आई है? सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोथ आई सेकेंडरी सेक्टर में, उसके बाद किस में आई है? टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और सबसे स्लो स्पीड किस में आई है?
प्राइमरी सेक्टर में। जबकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था हाईलाइट्स में कि जो हिमाचल की जीएसडीपी है उसमें सबसे कम जो ग्रोथ है वो सेकेंडरी सेक्टर में आई थी। सेकेंडरी के बाद जो प्राइमरी कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल की जीएसडीपी में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हिमाचल की जीएसडीपी में वो टर्शरी सेक्टर करता है। ठीक है, तो अगर हम जो है इंडिया और इसका अगर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, 2023-24 का सेक्टर वाइज, ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर मान ले, ठीक है, ये 3 सेक्टर मान लेंगे, तो हिमाचल का जो है एचपी का, ठीक है, तो एचपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने करी है? टर्शरी सेक्टर ने, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर ने, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर ने। जबकि इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने करी है? सेकेंडरी सेक्टर ने, उसके बाद टर्शरी सेक्टर ने, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर ने। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे को याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2021-22, 22-23 का डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, डाटा करंट डाटा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट है कि द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइसेस, कांस्टेंट बेसिक प्राइसेस विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ 6.3% इन ट्रेड, hotels and transport sector during financial 23-24 which was 14% during the previous 23-24। ठीक है, तो बोलते हैं जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है कांस्टेंट प्राइसेस पे, उसमें उसने कितनी ग्रोथ विटनेस करी है? 6.3% की। किस में? ट्रेड में, होटल में और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 2023-24 में, जो कि 14% थी कौन से साल में? 2022-23 में। ठीक है, तो 2022-23 में ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट की जो ग्रॉस वैल्यू एडेड वैल्यू जो थी वो 2022-23 में ज़्यादा थी, 14% थी, जबकि 2023-24 में घटकर 6.3% रह गई है। ठीक है, GVA एट कांस्टेंट प्राइसेस, ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। दिस कॉन्ट्रैक्शन हैज़ बीन फॉलोड बाय एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग विच saw a 1.8% growth in the financial year 23-24 compared to a 4% growth rate during the previous 22-23। ठीक है, तो बोलते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन किस में हुई है? कॉन्ट्रैक्शन हैज़ बीन फॉलोड बाय द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो हुई है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में हुई है, जिसने 2023-24 में 1.8% की ग्रोथ देखी थी, जो कि 2022-23 में कितनी थी? तो 4% की ग्रोथ थी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में 2022-23 में 4% की ग्रोथ थी, जो कि 2023-24 में एक साल बाद घटकर 1.8%, ठीक है, 1.8% रह गई। अब बोलते हैं कि ऑन द कॉन्ट्रेरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सॉ द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ 6.5% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 विच वाज 1.3% ड्यूरिंग द प्रीवियस 22-23। द कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग वर द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स टू द ग्रोथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, तो बोलते हैं कि ये जो ऊपर GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, ठीक है, ये हमने ऊपर ट्रेड, होटल्स के होती हैं, सर्विस सेक्टर आता है, ठीक है, टर्शरी सेक्टर आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की आती हैं, ये प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। लेकिन इनके कॉन्ट्रेरी में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, उसकी हाईएस्ट ग्रोथ है 6.5% की 2023-24 में, जो कि 1.3% थी 2022-23 में। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की 2022-23 में कितनी ग्रोथ थी? 1.3%, जो कि 2023-24 में बढ़कर 6.5% हो गई है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में की ग्रोथ में किन किन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा? कंस्ट्रक्शन का रहा, फाइनेंशियल सर्विसेज का रहा, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई का। ठीक है, माइनिंग एंड क्वायरिंग जो है वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर थे ग्रोथ रेट में 2023-24 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से। ठीक है, तो ये जो है कंपैरेटिव ग्रोथ रेट का चार्ट है, ठीक है, GDP और GSDP का कांस्टेंट प्राइसेस पे। तो जो इंडिया की जो GDP है उसको रेड में सिग्निफाई किया गया है, डिनोट किया गया, और हिमाचल की जो GSDP है उसको ब्लू कलर में, ब्लू लाइन में डिनोट किया गया है। ठीक है, तो देखो आप 2020-21 में जो है रिसेंट डाटा देखेंगे हम। ठीक है, तो ये अभी जो है 7.1 और 7.3 चल रही है। ठीक है, हिमाचल की 7.1 है 23-24 में, और इंडिया की 7.3% है ग्रोथ रेट। ठीक है, GDP एंड GSDP। और ये डाटा कहाँ से है? नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इनका पता होना चाहिए, पूछने को पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आफ्टर वी शेप रिकवरी, दिख रही है ना हमारे को वी शेप रिकवरी। ठीक है, ये जो 2019-20 के बाद से जो ये जो ग्राफ आप देखो, यहाँ से ये जो मैं लाइन आ रहा हूँ, यहाँ से देखो ग्राफ गिरना शुरू हुआ नीचे को।
फिर ये ऊपर को बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं वी शेप रिकवरी। ये जो सर्कल के अंदर बनाइए इसे बोलते हैं हम लोग वी शेप रिकवरी, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, वी शेप रिकवरी हो रही है। तो बोलते हैं कि आफ्टर वी शेप रिकवरी सडन बूस्ट इन द ग्रोथ रेट ग्रेजुअली द इकॉनमी इज़ रिटर्निंग टू नॉर्मल ऑन अ सस्टेन्ड ग्रोथ पाथ, ठीक है। तो वी शेप रिकवरी के बाद जो है ग्रोथ काफ़ी जल्दी हुई और जो इंडियन इकॉनमी है वो सस्टेन्ड ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ पाथ जो है सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ जो है इसी को ग्रोथ पाथ को मेंटेन करेगी। अब गिरने के चांसेस संभावना नहीं है उतनी, ठीक है। तो इसी को मेंटेन करती है अब ग्रोथ करेगी इंडियन इकॉनमी और स्टेट की इकॉनमी। दिस इज़ बिकॉज वी शेप के रिकवरी का बोलते हैं कि दिस इज़ बिकॉज द लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी। द मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द फाइनेंशियल 23-24 वर कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। तो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स कौन थे, कौन है 2023-24 में? तो वो है कंस्ट्रक्शन होगी, फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, रियल एस्टेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, गैस होगी, वाटर सप्लाई, माइनिंग और क्वेरिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन एब्सोल्यूट टर्म्स हिमाचल प्रदेश हैड एन एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹2,18,788 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, फर्स्ट रिवाइज estimates compared to 1,72,026 एट द नेशनल लेवल फॉर द सेम ईयर, ठीक है। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम 2022-23 में कितनी है, 2,18,800 ठीक है, 788, ठीक है। ये है कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ठीक है, फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग। अब इसके नीचे हिमाचल स्पेसिफिक डाटा आ रहा है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है जो कि 15.79 लाख मैट्रिक टन थी 2021-22 में, वो घटकर 15.23 लाख मैट्रिक टन हो गया 2022-23 में, ठीक है। और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, 16.52 लाख मैट्रिक टन 2023-24 में, ठीक है। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो 21-22 से लेकर के 22-23 तक गिरी, फिर 23 में उठने के आसार हैं। तो 15.79 लाख मैट्रिक टन थी 21-22 में, 22-23 में कितनी थी, 15.23 लाख मैट्रिक टन, और 2023-24 में 16.52 लाख मैट्रिक टन जो दाने होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, उनकी पैदावार है। नेक्स्ट है कि वेजिटेबल प्रोडक्शन इंक्रीज टू 18.67 लाख मैट्रिक टन इन 22-23 एज अगेंस्ट 18.04 लाख मैट्रिक टन इन फाइनेंशियल 21-22, ठीक है। तो जो वेजिटेबल प्रोडक्शन थी वो 2021-22 में कितने लाख मैट्रिक टन थी, 18.04 थी, जो कि बढ़कर 18.67 लाख मैट्रिक टन हो चुकी है। बोलते हैं तो पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस एज पर द फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 22-23 इज 2,80,788 as compared to 1,95,795 in 21-22 which is an increase of 11.7%, ठीक है। तो कितने पॉइंट है कि भाई जो हमारी पर कैपिटा इनकम है उसमें कितना परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज़ हुआ है 2021-22 से लेकर के 22-23 तक, तो वो 11.7 परसेंटेज पॉइंट्स का, ठीक है। तो परसेंटेज पॉइंट्स का पढ़ना भी याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ के साथ 2021-22 में PCI कितनी थी हमारी, 1,95,795, जो कि अब 2022-23 में बढ़कर 2,18,788 रखी है, और कितने परसेंटेज पॉइंट्स का इंक्रीज़ हुआ, 11.7 परसेंटेज पॉइंट्स का। नेक्स्ट पॉइंट है कि एज पर द करंट एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस अप टू दिसंबर 2023 द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7.1% अगेंस्ट 6.9% ड्यूरिंग 22-23, ठीक है। तो जो करंट एस्टिमेट्स हैं इकोनॉमिक कंडीशंस में कब तक के, 2023 दिसंबर तक, वो क्या बोलते हैं कि जो इकोनॉमी की जो स्टेट है जो इकोनॉमी की, ठीक है, जो इकोनॉमी है उसको एक्सपेक्ट किया गया कि वो 7.1% की दर से 2023-24 में ग्रो करेगा, जो कि 22-23 में 6.9% थी, ठीक है। तो दिसंबर 2023 तक जो भी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है उसके लिहाज से ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो 2023-24 यानी कि 31 मार्च 2024 तक जो हिमाचल की इकोनॉमी है वो 7.1% की ग्रोथ से एस्टिमेटेडली ग्रोथ होगी, और जो कि 2022-23 में कितनी थी, 6.9% थी। अब नेक्स्ट जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो इसमें बोलते हैं कि इसमें डिफरेंट ईयर्स दिए गए हैं, और जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है, इंडिकेटर GSDP हो गया, फूड ग्रेन प्रोडक्शन होगी, फूड प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो होगी,
ठीक है। तो उनको एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है कितनी वैल्यूज़ में और कितनी परसेंटेज चेंज आया है, ठीक है, 2021-22 से लेकर 22-23 के बीच में, ठीक है। तो 2021-22 और 22-23 के बीच में वैल्यूज़ भी दी गई हैं, साथ के साथ में परसेंटेज चेंज भी दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला इंडिकेटर है GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि करोड़ रुपए में है। तो करंट प्राइसेस पे कितना था 2021-22 में 1,72,162 करोड़, ठीक है, जो कि 2022-23 में आगे बढ़कर कितना हो गया 1,91,728 करोड़, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब कांस्टेंट प्राइसेस आते हैं कि एट GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो 1,24,770 करोड़ था 21-22 में, जो कि बढ़कर 1,33,372 करोड़ हो गया, ठीक है। सिमिलरली GSDP एट करंट प्राइसेस, ठीक है, तो 2021-22 में 13.6% था, जबकि 2022-23 में 11.4% की ग्रोथ हुई है, ठीक है। जो 2021-22 में 13.6% किसके कंपैरिजन में था, 2020-21 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो 2021-22 में 13.6% की जो ग्रोथ दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है, वो 2020-21 के कंपैरिजन में थी। और जो ये 2022-23 में जो ग्रोथ दिखाई गई है 11.4%, ये 2021-22 के कंपैरिजन में दिखाई गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है, तो 2021-22 में 7.6% था, जबकि 2022-23 में 6.9%, ठीक है। तो एक बार फिर से GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस कितना था 2022-23 में 6.9% है, और जबकि 21-22 में कितना है 7.6%। सिमिलरली करंट प्राइसेस पे GSDP कितना है 13.6% 21-22 में और 11.4% 2022-23 में, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो GSDP एट करंट प्राइसेस जो है वो 22-23 में 11.4% है, जबकि कांस्टेंट प्राइसेस पे 6.9% है। सिमिलरली फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन जो है, ठीक है, सिमिलरली वैल्यू जो है GSDP की वो भी यही इंपॉर्टेंट है, 1,91,728 जो है वो करंट प्राइसेस पे और कांस्टेंट प्राइसेस पे 1,33,372, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ठीक है, इन मैट्रिक टन्स, लाख मैट्रिक टन, ठीक है। तो 2021-22 में 1580 मैट्रिक टन, लाख मैट्रिक टन के करीब थी, जबकि ये 1523.23 है 2022-23 में घट गई है, ठीक है। तो आप यहीं पे देखेंगे कि 2021-22 में 2.8% की ग्रोथ थी फूड ग्रेन्स में, वही जो है 2022-23 में फूड ग्रेन्स की ग्रोथ कितनी है, माइनस में है, ठीक है, नेगेटिव में, -3.3%। नेगेटिव में होने का मतलब क्या है कि नेगेटिव में होने का मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 21-22 में 1579.41 लाख मैट्रिक टन की प्रोडक्शन हुई है, तो वो घटकर जो 15 लाख घटकर 1523.23 लाख मैट्रिक टन हो चुकी है। तो इसका मतलब कितने परसेंटेज पॉइंट्स का डिक्रीज़ आया फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में, -3.6 परसेंटेज पॉइंट्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक है, जो फल होते हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो 2021-22 में थी 7.72 लाख मैट्रिक टन, जो कि बढ़कर 8.31 लाख मैट्रिक टन होगी, ठीक है। 2021-22 में जो फ्रूट प्रोडक्शन थी वो 20.1% ग्रोथ थी, जबकि 2022-23 में 7.7% पॉजिटिव में है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो मिलियन यूनिट्स जो है वो 2223 से घटकर 2157 रखी है 22-23 में, और 21-22 में जो है वो घटकर 12.3% से -2.1% हो रखी है, ठीक है। तो कितनी परसेंट ग्रोथ है, -2.1%, ठीक है। तो अब हम सिर्फ 2022-23 का डाटा पढ़ेंगे, ठीक है। इन सभी ये जो मैंने बॉक्स बना दिया है सिर्फ ये डाटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसी से चांसेस आएंगे पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 2022-23 का डाटा GSDP एट करंट प्राइसेस कितना है 1,91,728 करोड़, जबकि GSDP एट कांस्टेंट प्राइसेस कितना है 1,33,372 करोड़। GSDP एट करंट प्राइसेस कितना परसेंटेज चेंज आया 11.4% का, जबकि कांस्टेंट प्राइसेस पे आया 6.9% का। फ्रूट ग्रेन्स प्रोडक्शन, ठीक है, कितनी है 2022-23 में 1,523.23 लाख मैट्रिक टन, जो कि -3.6% की ग्रोथ रेट है। फ्रूट प्रोडक्शन, फल की प्रोडक्शन जो है इन लाख मैट्रिक टन कितनी है 22-23 में 8.31 है, जो कि 7.7% की ग्रोथ दिखा रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितनी मिलियन यूनिट्स में 2157 है, 2157 मिलियन यूनिट्स 22-23 में, जो कि कितनी परसेंटेज ग्रोथ है, नेगेटिव में, -2.1% इन 22-23, ठीक है। तो अब नीचे बोला गया द शेयर ऑफ द सेकेंडरी एंड सर्विसेज सेक्टर
which were 1.1 and 5.1% respectively in 1950-51, increased to 5.6 and 12.4% in 1967-68, 9.4 and 19.8% in 1990-91, and 41.9%, 97 and 44.08% in फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि पेपर में ना पुराना डाटा पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे जो पुराना डाटा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1950-51 वाला डाटा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो करंट डाटा वो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब हमें कुछ याद नहीं रहेगा तो ये डाटा तो याद रहना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर जो था 1950-51 में सेकेंडरी सेक्टर का शेयर कितना था, 1.1% था, जबकि जो हमारा सर्विस सेक्टर है, ठीक है, जैसे हम टर्सी सेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसका शेयर कितना था, 5.9% था, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया 41.97% सेकेंडरी सेक्टर का, और जबकि जो सर्विस सेक्टर है वो 44.08% 2022-23 में। ठीक है, 1950-51 में सेकेंडरी सेक्टर 1.1% था, जो कि 2022-23 में 41.97% हो चुका है। साथ ही के साथ सर्विस सेक्टर जो है 1950-51 में 5.9% कंट्रीब्यूट करता था, जो कि बढ़कर 44.08% हो चुका है 2022-23 में। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर 1950-51 से लेकर 2022-23 तक 1.1% टू 41.97%। ठीक है, 1.141 ऐसे याद रखना कि 4 के बाद 1 आ रहा है। ठीक है, तभी याद रहेगा 1.141.97। सिमिलरली जो सर्विसेज सेक्टर है वो 1950-51 से लेकर 2022-23 तक कितनी परसेंटेज ग्रोथ हुई है, 5.9% से लेकर के 44.08% इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, और कुछ याद हो ना हो पर ये डाटा जो है ज़रूर याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है द स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज एम्स टू क्रिएट इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ एंड टू इम्प्लीमेंट सेक्टोरल एक्टिविटीज़ टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसमें तो कुछ समझने वाला नहीं है। द पावर पॉलिसी ऑफ द स्टेट अटेम्प्ट्स टू एड्रेस ऑल एस्पेक्ट्स लाइक कैपेसिटी एडिशन, एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, अफोर्डेबिलिटी, एनवायरनमेंट एंड एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द हिमाचल। ठीक है, तो जो पावर पॉलिसी स्टेट की वो क्या अटैम्प्ट करती है एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो पावर पॉलिसी जो है वो चाहती है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, ठीक है, उनको कैपेसिटी की एडिशन हो, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी मिले, एक्सेस मिले, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी हो, एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक हो। नेक्स्ट बोलते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर हैज़ बीन इंकरेजिंग। ठीक है, तो जो पावर सेक्टर में जो है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो और जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो इनकरेजिंग है काफ़ी। ठीक है, स्मॉलर प्रोजेक्ट्स अप टू 2 मेगावाट हैव बीन रिजर्व्ड फॉर इन्वेस्टर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड प्रेफरेंस इज़ गिवन टू देम फॉर प्रोजेक्ट्स अप टू 5 मेगावाट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने मेगावाट तक के प्रोजेक्ट्स को सिर्फ हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड बंदों के लिए ही रिजर्व करके रखा है, तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स को अप टू 2 मेगावाट तक। ठीक है, जबकि प्रेफरेंस, ठीक है, वर्ड है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कौन से प्रोजेक्ट तक दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है अप टू 5 मेगावाट तक। ठीक है, प्रेफरेंस जो है हिमाचल के लोगों को 5 मेगावाट दी जाती है, लेकिन रिजर्वेशन जो है वो हिमाचल के लोगों को अप टू 2 मेगावाट यानी कि स्मॉलर प्रोजेक्ट्स तक की है। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि रिजर्वेशन जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्मॉलर प्रोजेक्ट्स यानी कि अप टू 2 मेगावाट तक दी जाती है, लेकिन अप टू 5 मेगावाट तक, 0 to 5 मेगावाट तक, ठीक है, प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, प्रेफरेंस और रिजर्वेशन में फ़र्क है। अब नेक्स्ट आता है कि द स्टेट वाज हिट विद सीवियर नेचुरल कैलामिटी इन द मानसून मंथ ऑफ 2023। ठीक है, ये तो पता है हमें। रिस्पॉन्डिंग विद अनवेवरिंग रिजॉल्व द गवर्नमेंट एलोकेटेड अ स्पेशल रिलीफ पैकेज ऑफ रुपीज़ 4500 करोड़, 4500 करोड़ रुपये का रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट ने एलोकेट करा, स्पेशल रिलीफ पैकेज, इंक्रीजिंग कंपनसेशन बाय 25 टाइम्स। ठीक है, तो कंपनसेशन को कितने टाइम इंक्रीज़ कर दिया गया, 25 टाइम्स तक। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि रिलीफ पैकेज कितने हज़ार करोड़ का था, 1500 करोड़ का पैकेज था भाई, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कंपनसेशन कितने पॉइंट से इंक्रीज़ कर दी गई, 25 टाइम्स इंक्रीज़ कर दी गई। रिकन्स्ट्रक्शन एड फॉर कम्प्लीटली डैमेज्ड हाउसेज वाज इंक्रीज फ्रॉम ₹1,30,000 to 7 लाख। ठीक है, तो जो रिकन्स्ट्रक्शन एड है, जो जितने भी घर डैमेज हुए हैं उनको 1,30,000 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या 7 लाख है कि 7 लाख कर दिया गया है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कि कितने से बढ़ा के करा,
30,000 से 7 लाख तक करा। ठीक है, तो अप टू 31 मार्च 2024 फैमिलीज लिविंग रिलीफ कैंप्स ड्यू टू डिजास्टर आर बीइंग गिवन अ रेंट ऑफ ₹5,000 पर मंथ इन रूरल एरियाज एंड ₹10,000 पर मंथ इन अर्बन एरियाज। ठीक है, तो 31 मार्च 2024 तक जो भी फैमिलीज़ जो हैं, ठीक है, बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से जिनको अपना घर छोड़ के कहीं और रहना पड़ रहा है, उनको एज ए डिज़ास्टर रिलीफ जो है गवर्नमेंट जो है वो 5,000 पर मंथ दे रही है एज ए रेंट। रूरल एरियाज़ में कहीं घर में रह सकते हैं वो, और 10,000 रुपये पर मंथ जो है वो अर्बन एरियाज़ में दे रही है ताकि वो वहाँ पे अर्बन एरिया में रह सकें। बिसाइड्स इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर रही है, LPG कनेक्शन भी दे रही है, फ्री राशन भी दे रही है उनको जो फैमिलीज हैं फ्लड और, ठीक है, जो पिछले साल अफेक्ट हुई थी हिमाचल में, ठीक है, मानसून के टाइम पे। नेक्स्ट है कि देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग सीमेंट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन एट गवर्नमेंट रेट्स एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कनेक्शन। ठीक है, तो प्रोविज़न है किसको, सीमेंट प्रोवाइड करने के लिए हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट रेट्स पे, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कनेक्शंस भी दिए जाएंगे अफेक्टेड लोगों को। अब नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश स्टैंड्स एज ए पायनियरिंग स्टेट विद इनिशिएटिव्स लाइक मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम इंट्रोड्यूसिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्फन्स। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम जो है वो किन के लिए है, वो ऑर्फन्स के लिए, जो अनाथ लोग हैं उनके लिए। और इन रिमार्केबल जेस्चर 4,000 ऑर्फन्स हैव बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ द स्टेट अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम के अंदर कितने ऑर्फन्स को जो है हम जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइज़ किया गया स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा, तो 4,000। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंस में तो चलो लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम बेयरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडिंग पॉकेट मनी टू द ऑर्फन्स। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम जो है वो एजुकेशन का एक्सपेंस भी ऑर्फन्स का बेयर कर रही है, साथ के साथ पॉकेट मनी भी प्रोवाइड कर रही है उनको जो है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द गवर्नमेंट इज स्टीयरिंग हिमाचल टूवर्ड्स बिकमिंग ए ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 31 मार्च 2026। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि जो गवर्नमेंट है वो हिमाचल को कब तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना चाहती है, कौन से सन तक, 31 मार्च 2026 तक। प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आएगा कि टारगेट क्या है अभी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे उधर, एक दिया होगा 31 मार्च 2025, दूसरा दिया 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027, बताओ। ठीक है, ऐसे दिया होगा, या फिर दूसरा स्टेटमेंट में की फॉर्म में दिया होगा, क्वेश्चन पूछोगे भी 14 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, उनमें 2-3 स्टेटमेंट्स देंगे, उनमें से एक स्टेटमेंट ये होगी कि द गवर्नमेंट इज स्टीयरिंग हिमाचल टुवर्ड्स बिकमिंग ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 31 मार्च 2026। ठीक है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट होगी, लेकिन अगर इसी को रॉन्ग स्टेटमेंट बनाना होगा तो 31 मार्च 2025, 2027। ठीक है, तो अगर हमें ये डेट याद नहीं होगी तो हम वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्रोग्रेसिव ई व्हीकल पॉलिसी ईयर मार्क्स 54 लोकेशन फॉर चार्जिंग स्टेशंस इन द इनिशियल फेज। ठीक है, जो हमारी जो हिमाचल की प्रोग्रेसिव ई व्हीकल पॉलिसी है, ई व्हीकल पॉलिसी जो है वो हमारी प्रोग्रेसिव है। ठीक है, और ये क्या बोलती है कि जो उसने जो है 54 लोकेशंस को, जो चार्जिंग स्टेशंस को ईयर मार्क करा है। ईयर मार्क मतलब क्या होता है, लोकेट करा है। ठीक है, तो ई व्हीकल पॉलिसी के अंडर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने 54 लोकेशंस को चिन्हित करा है। ईयर मार्क का मतलब चिन्हित करना, ठीक है, फॉर चार्जिंग स्टेशंस इन द इनिशियल फेज। ठीक है, ई व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। नेक्स्ट लाइन बोलते हैं द गवर्नमेंट हैज़ साइंड MOU फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट्स अट्रैक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग ₹4,000 करोड़ क्रिएटिंग ओवर 3,500 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन करा है, किसके लिए, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट्स के लिए एक MOU साइन करा है, ताकि उस MOU के द्वारा हिमाचल में इन्वेस्टमेंट आए। और इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा आई, इन्वेस्टमेंट आई 4,000 करोड़ की, जिसने 3,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई। ठीक है, द फाउंडेशन स्टोन फॉर ए ₹220 करोड़ सोलर पावर प्लांट इन पेखुबेला वाज लेड विच विल यील्ड एनुअल इनकम ऑफ अबाउट 27 करोड़ फॉर द स्टेट। ठीक है, तो जो सोलर प्लांट बन रहा है, कहाँ बन रहा है सोलर पावर प्लांट, वो बन रहा है पेखुबेला में। कितने की लागत आएगी इसकी, 220 करोड़ की आएगी, और वो एनुअली, ठीक है, एनुअली स्टेट को कितने इनकम का फ़ायदा देगी, 27 करोड़ रुपए का फ़ायदा देगी।
ठीक है। तो जो हमारा जो सोलर पैनल होता है उसकी एवरेज लाइफ 20 से 25 साल की होती है, तो 220 करोड़ का आएगा। ठीक है। तो अगर 10 साल चलेगा 270 करोड़ की होगी आमदनी, और 57 540 करोड़। 25 साल चलेगा तो 600-650 करोड़। इन्फ्लेशन को अगर हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, तो चलो इन्फ्लेशन छोड़ो, लेकिन इतना टारगेट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगी, द स्टेट गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस इंग्लिश फ्रॉम दी क्लास फर्स्ट इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम दिस एकेडमिक सेशन। ठीक है। अब जो 1 अप्रैल 2024 के बाद से जो एकेडमिक सेशन शुरू हुआ स्कूल में, अब पहले बच्चों को मेरे ख्याल से 6वीं क्लास से हिमाचल के स्कूलों में HP बोस के अंडर पढ़ाई जाती थी इंग्लिश, अब पहली क्लास से ही शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फैक्चुअल पॉइंट है। अब नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ इंट्रोड्यूस्ड डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना दैट ऑफर्स एजुकेशन लोन ऑफ अप टू ₹20 लाख एट अ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 1% टू द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट। तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण यानी कि लोन योजना ऑफर करी है। ठीक है। तो इस योजना के अंदर जो है 20 लाख तक जो है जो एजुकेशन लोन लिया जा सकता है, और एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, उस पर 1% लगेगा। अगर आप अभी कहीं पे लेने जाओगे बैंक में ना एजुकेशन लोन नॉर्मल भी लेने जाओगे तो 9% से ज़्यादा ही है। तो 1% जो बहुत मतलब क्या हुआ सालाना जो है, आप लगा लो साहब 20,000 रुपये ब्याज पड़ेगा उसके ऊपर, वो भी मैक्सिमम है 20 लाख। किसी को हो सकता है 2 लाख की जरूरत हो, किसी को हो सकता है लाख की जरूरत हो, तो लाख का 1000 ही बना ब्याज जो है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि एड्रेसिंग फिजिकल कंसर्न्स द गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द लीज पीरियड फॉर गवर्नमेंट लैंड फ्रॉम 99 to 40 years. The groundbreaking new excise policy yielded a substantial increase of ₹846 crore in revenue, while auctioning liquor retail shops brought a remarkable 40% boost for the state. ठीक है। जो लिक्वर जो मदिरा जो होती है, ठीक है, वहाँ पे जो है उसकी सेल से 40% ग्रोथ का बूस्ट मिला है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। और जो गवर्नमेंट है, पहले ये बोला गया था कि स्टार्टिंग में इस पैराग्राफ के कि जो गवर्नमेंट है उसने रिड्यूस कर दी लीज पीरियड जो गवर्नमेंट के लैंड के, कब से 99 से 40 साल। ठीक है। तो गवर्नमेंट लैंड की लीज अब जो है 40 ईयर्स की मिलती है, मिलेगी। ठीक है। अब से जो है पहले 99 साल की मिलती थी, अब 40 साल तक मिलेगी। और जबकि न्यू एक्साइज पॉलिसी जो है उसने क्या करा है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को 840 करोड़ का रेवेन्यू प्रोवाइड करा है, यानी कि 40% बूस्ट मिला स्टेट को लिक्वर शॉप्स की वजह से। नेक्स्ट है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ 857 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड अंडर द ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द फिस्कल ईयर 23-24 विद ₹335 करोड़ प्रपोज्ड इन द सेंट्रल स्कीम। ठीक है। तो ट्राइबल जो पीपल होते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, उनकी वेलफेयर के लिए कितने करोड़ रुपया जो है ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर 2023-24 में दिया गया है? 857 करोड़, 857 करोड़। ठीक है। विद 335 करोड़ प्रपोज इन सेंट्रल स्कीम। ठीक है। तो ये जो है 857 करोड़ जो है वो 335 करोड़ रुपया जो सेंट्रल स्कीम्स के थ्रू आ रहा है उसके साथ है। नेक्स्ट लाइन बोलते हैं द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द हिम उन्नति योजना एम्ड एट बूस्टिंग प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर कैश क्रॉप्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंसेंटिव्स। ठीक है। तो हिम उन्नति योजना का एम क्या है? हिम उन्नति योजना का एम है कि जो है पैदावार इंक्रीज़ हो, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, किस किस की, मिल्क की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, और जितने भी अदर कैश क्रॉप्स हैं जिनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा सकता है थ्रू स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि 500 करोड़ रुपीज़ 500 करोड़ हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना इज़ डेडिकेटेड टू डेवलपिंग मिल्क बेस्ड रूरल इकोनॉमी, फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फार्मर्स टू चिलिंग प्लांट्स। ठीक है। तो 500 करोड़ रुपए की जो है हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना जो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना कितने करोड़ रुपए की है? 500 करोड़ की है। ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पूछा है ना, तो हिमाचल में, तो हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना, ठीक है, कितने करोड़ की? इज़ 500 करोड़ प्रोजेक्ट। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन वहीं पे एक लाइन देंगे हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना इज़ 1500 करोड़ प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये पॉइंट गलत हो गया। तो 500 करोड़ हिमाचल प्रदेश हिम गंगा योजना है, ये डेडिकेटेड है टू डेवलप मिल्क बेस्ड रूरल इकोनॉमी। ठीक है। हिम गंगा योजना मिल्क बेस्ड रूरल इकोनॉमी, फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम फार्मर्स टू चिलिंग प्लांट्स। ठीक है। फार्मर्स टू
चिलिंग प्लांट्स। फार्मर्स टू चिलिंग प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग सोचते हैं कि फार्मर्स टू कस्टमर्स ठीक है, या फिर फार्मर्स टू दुकानदार, ठीक है, रिटेलर्स, बट यहाँ पे क्या है, फार्मर्स टू चिलिंग प्लांट। और ये जो है हिमगंगा योजना मिल्क बेस्ड रूरल इकॉनमी को बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट HP Shiva has been conceptualized to increase income and strengthening climate resilience of the farm households in subtropical areas and to develop Himachal Pradesh as the football of India। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट HP शिवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर प्रीलिम्स मेंस में से क्वेश्चन आ सकता है। और HP शिवा को कंसेप्चुलाइज क्यों किया गया, ताकि जो है इंक्रीज़ हो सके इनकम, ठीक है, और जो फार्म हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज़ किया जा सके और उनको जो स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वो क्लाइमेट के एडवर्स इफ़ेक्ट्स का सामना कर सकें, ठीक है, टू स्ट्रेंथन देयर क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है, इन सब ट्रॉपिकल एरिया जो हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, ताकि हिमाचल प्रदेश को हम जो है एज अ फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया की तरफ डेवलप कर सकें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया बना सकें। इसलिए HP शिवा प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया, ताकि हिमाचल को एंड एम क्या है, एंड एम तो यही है HP शिवा का कि हिमाचल को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया बनाया जाए, ठीक है। और इंटरमीडिएट एम्स क्या हैं कि जो फार्म हाउस होल्ड्स हैं उनकी इनकम को स्ट्रेंथ किया जाए और उनको इतना रेजिलेंट, इनका उतना शक्तिशाली बनाया जाए ताकि जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के उसको वो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो है एड्रेस कर सके। नेक्स्ट लाइन है कि 1292 करोड़ HP शिवा प्रोजेक्ट, ठीक है, तो कितने करोड़ रुपये का है HP शिवा प्रोजेक्ट, 1292 करोड़ का। और ऊपर हमने पढ़ा हिमगंगा योजना कितने करोड़ की है, 500 करोड़ की, ठीक है। तो 1292 करोड़ की HP शिवा प्रोजेक्ट जो है इट एम्स टू एस्टैब्लिश फार्म्स इन 400 क्लस्टर्स, ठीक है। तो ये जो 400 क्लस्टर्स में जो है फार्म्स इस्टेब्लिश करने का एम इसका, कवरिंग 6000 एकड़ ऑफ लैंड, कितने एकड़ की लैंड ये कवर करना चाहती है, 6000 एकड़ की लैंड करना चाहती है। और कितने फार्मर्स और गार्डनर्स को जो है फर्स्ट फेज़ में ये बेनिफिट करना चाहती है, 15000 फार्मर्स और गार्डनर्स को फर्स्ट फेज़ में ये बेनिफिट करना चाहती है, ठीक है। तो HP शिवा प्रोजेक्ट 1292 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 400 क्लस्टर्स में इसको, ठीक है। और इसके फर्स्ट फेज में जो 400 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है, 6000 एकड़ लैंड जो कवर होगी फर्स्ट फेज़ में, 15000 फार्मर्स और गार्डनर्स को जो फर्स्ट फेज़ में बेनिफिट मिलेगा। और फर्स्ट फेज़ में 1292 करोड़ की हिम शिवा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो जो हिम शिवा प्रोजेक्ट है इट इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर सोलर फेंसिंग, ठीक है, सोलर फेंसिंग को ये बढ़ावा देगी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देगी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा देगी हिम शिवा प्रोजेक्ट। और मेन एम क्या है इसका, टू मेक इंडिया द फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया, टू मेक हिमाचल द फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया, यस, टू मेक हिमाचल द फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो, ठीक है, विच विल रिप्लेस द ओल्ड एज सिंगल विंडो सिस्टम टू स्केल अप the ease of doing business and to minimize delay in getting requisite approvals. At a recent investor meet in Shimla, the government unveiled 29 projects worth rupees 8,468 crores, marking a significant stride towards creating job opportunities for 12,584 state youths. ठीक है, तो अभी जो शिमला में इन्वेस्टर मीट सबसे पहले कहाँ पे हुई, शिमला में हुई, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश में कहाँ हुई, शिमला, मंडी, कुल्लू, धर्मशाला, कांगड़ा, ठीक है, बिलासपुर, बताओ उसमें सही आंसर कौन सा है, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में देंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर मीट कहाँ हुई, शिमला में हुई। इसमें गवर्नमेंट ने जो है शिमला की इन्वेस्टर मीट में 29 प्रोजेक्ट्स को जो है अनवील करा और इनकी 29 प्रोजेक्ट्स की वर्थ कितनी थी, 8468 करोड़, 8460 करोड़, ठीक है, जो कि कितनी जॉब्स क्रिएट करेगा, 12,500 लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेगा, 12,584 स्टेट यूथ टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। तो एग्जैक्टली 12,584, लेकिन 12,500 या 13,000 मान लो आप, 12,500-13,000 के करीब, ठीक है, वीक से नंबर याद रहेगा तब भी वी कैन डू इट इन द पेपर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दी रुपीज़ 680 करोड़ राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो है 680 करोड़ की जो है
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना स्टार्ट करी है। ठीक है, तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसके लिए? देखो नाम में स्टार्टअप है तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप के लिए। और कितने रुपए की स्कीम है? 680 करोड़ रुपए की स्कीम है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ जो है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का, वो 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेगा ऑन दी परचेज ऑफ ई टैक्सीज़। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्सीज जो होती हैं, अगर आपने मान लो इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी ख़रीदनी है तो उसकी परचेज़, मान लो कि 15 लाख की गाड़ी आती है, 20 लाख की गाड़ी है ई टैक्सी जो है। ठीक है, तो उस पर वो 50% की सब्सिडी देगा फर्स्ट फेज़ में, यानी कि आपको 10 लाख की पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडर मनरेगा द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड डेली वेजेस ऑफ लेबरर्स फ्रॉम 224 to 240 इन जनरल एरियाज़ एंड 280 to 294 इन ट्राइबल एरियाज़। ठीक है, तो मनरेगा के अंदर गवर्नमेंट ने जो डेली वेज जो लेबरर्स की वो इंक्रीज़ करी है। ठीक है, तो 2 एरियाज़ में डिवाइड किया गया है वेजेस को, एक ट्राइबल एरियाज़ हो गए, ठीक है, और एक हो गए हमारे जनरल एरियाज़। ठीक है, तो जनरल एरिया जो है उनमें 224 से 240 कर दी गई है, और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें 280 से 294 कर दी गई है। ठीक है, जनरल एरियाज़ में 224 से 240 करी, यानी कि 16 रुपये की बढ़ोतरी करी, जबकि ट्राइबल एरियाज़ में 280 से 294 करी, यानी कि 14 रुपये की बढ़ोतरी करी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्टेट गवर्नमेंट अनवेवरिंग डेडिकेशन द स्टेट गवर्नमेंट्स अनवेवरिंग डेडिकेशन टू इट्स सिटीजन्स इज़ इल्यूमिनेटेड थ्रू दी सरकार गाँव के द्वार इनिशिएटिव, वेयर मिनिस्टर्स एंड MLAs एक्टिवली एंगेज विद कम्युनिटीज़ स्विफ्टली एड्रेसिंग देयर कंसर्न्स। ठीक है, तो सरकार गाँव के द्वार जो है वो गवर्नमेंट का एक ई गवर्नेंस, मतलब आप मान लो कि गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का जो है एक मेथड है। ठीक है, तो इस सरकार गांव के द्वार इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग जो है मिनिस्टर्स और जो MLA हैं वो अपनी कम्युनिटीज़ के साथ अच्छे तरीके से और स्विफ्टली जो है एंगेज कर सकें, ताकि उनके प्रॉब्लम्स जो है अच्छे तरीके से जो है सॉल्व की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्राउंड ब्रेकिंग रेवेन्यू लोक अदालत्स एट तहसील्स एंड सब तहसील लेवल्स हैव सक्सेसफुली सेटल्ड मोर देन 6500 पार्टीशन एंड म्यूटेशन केसेस। ठीक है, तो जो रेवेन्यू लोक अदालत हैं तहसील और सब तहसील में, ठीक है, उन्होंने सेटल करे हैं 6500 से ज़्यादा पार्टीशन और म्यूटेशन केसेस जो हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू लोक अदालत ने कितने केसेस को सेटल करा है? 6500 से ज़्यादा केसेस को सेटल करा है। कौन से? पार्टीशन और म्यूटेशन के केसेस को। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इन द रियलम ऑफ पब्लिक हेल्थ अ सिग्निफिकेंट 100 करोड़ इज़ एलोकेटेड फॉर द पायनियरिंग इनिशिएशन ऑफ रोबोटिक सर्जरी अक्रॉस मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, तो 100 करोड़ जो है पब्लिक हेल्थ में किसके लिए दिया जा रहा है? ताकि रोबोटिक सर्जरी जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट लाइन बोलती है ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ इंस्टीट्यूशंस इनटू मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स एंड डिप्लॉइंग 6 मेडिकल एक्सपर्ट्स इन ईच ऑफ द 50 कंस्टिट्यूएंसीज प्रायोरिटाइजेज हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं इनको ट्रांसफॉर्म करना मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स में और डिप्लॉय करना। ठीक है, 6 मेडिकल एक्सपर्ट्स को हर इन ईच ऑफ द 50 कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक है, 50 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें से हर एक में जो है 6 मेडिकल एक्सपर्ट्स को जो है डिप्लॉय करना, ताकि हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी लोगों में जो है इंक्रीज़ की जा सके। ठीक है, तो ये इन डेप्थ एनालिसिस जो है फर्स्ट चैप्टर की कंप्लीट हुई। चैप्टर नंबर 2 स्टेट इनकम माइक्रो इकोनॉमिक व्यू, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज फर्स्ट चैप्टर जो है इकोनॉमिक सर्वे का कंप्लीट हुआ। ठीक है, हाइलाइट्स मैंने डाल दिए हैं, हाइलाइट्स और इन डेप्थ एनालिसिस भी कर दी है। ठीक है, चैप्टर को बार बार देखो पढ़ो। ठीक है, बार बार देखो पढ़ो, 4-5 बार देखोगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और अगर PDF चाहिए होगा तो बताना, आई विल ट्राई टू ऐड द PDF इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।